नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री की दावेदारी पर क्या बोले भूपेंद्र हुड्डा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मानी हार। मुसलमान की जायदाद छीनना चाहती है मोदी सरकार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। धीमी शुरुआत के साथ 500 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। हरियाणा में कांग्रेस पीछे फिर भी मुख्यमंत्री की दावेदारी पर क्या बोले भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य उम्मीदवार 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आए हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा रुझानों के आधार पर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी के आला कमान की मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करेंगे। हुड्डा का विश्वास है कि कांग्रेस अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सफलता का श्रेय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य पार्टी नेता और हरियाणा की जनता को दिया। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हम भारी अंतर से सत्ता में लौटेंगे। चुनाव आयोग हालिया आंकड़ों के अनुसार गढ़ी सांपला किलोई सीट पर मतगणना के 4 में से 17 राउंड के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के उम्मीदवार मंजू से 22,182 मतों के अंतर से बढ़त बनाए हुए है। यह संकेत देता है कि चुनाव परिणामों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। सभी की नजर अब अंतिम परिणामों पर है, क्योंकि यह स्पष्ट होगा कि हरियाणा में अगली सरकार कौन बनाएगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मानी हार। ट्वीट पर पीडीपी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी की हार को स्वीकार कर चुकी हैं। इल्तिजा मुफ्ती खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। शुरुआती रुझानों में 3000 से अधिक वोटों से पिछड़ने के बाद मंगलवार को हार स्वीकार करने की घोषणा की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। बिजबिहारा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने इस पूरे अभियान में इतनी मेहनत की। 7वें दौर की गिनती के अंत में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहीर अहमद विरी से 3,788 वोटों से पीछे चल रही थी। अभी 5 राउंड की गिनती बाकी है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी इल्तिजा मुफ्ती तेजी से जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पोती इल्तिजा एक मुखर रुख और क्षेत्र के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ राजनीतिक सुर्खियों में कदम रख रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती का राजनीतिक करियर तब चमका जब उन्हें अपनी मां महबूबा मुफ्ती का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया। हाल ही में उन्होंने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में श्री गुफवारा बिजबिहारा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव से लड़कर पीडीपी के भीतर अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। मुसलमान की जायदाद छीनना चाहती है मोदी सरकार। पीएम मोदी पर बरसे ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर इस बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिद, कब्रिस्तान और अन्य जायदाद को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा, जब मैंने ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों के जायदादों को, मस्जिदों को, दरगाहों को और कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ। आज से 10 से 12 दिन पहले गुजरात के सोमनाथ में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोली शाह दरगाह को शहीद कर दिया। 1947 में जूनागढ़ के बादशाह ने ये जायदाद दी थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार आई। तब डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन यूजर मुसलमान।
अब सितंबर 2024 में कलेक्टर ने कहा कि 75 साल पहले जो पेपर पर लिखा गया था वो गलत है। उन्होंने कहा कि वहां के कलेक्टर ने मुसलमान को नोटिस भेजा, मुसलमानों ने अपना पक्ष रखने के लिए टाइम मांगा। मामला वक्फ ट्रिब्यूनल गया। मामले की सुनवाई हो रही थी कि कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर 1200 साल पुरानी दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। ओवैसी ने आगे मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि होश में आओ मुसलमानों, जो मुस्लिम मोदी के इस लाए हुए बिल की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें मैंने कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को नष्ट कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्फ वाई यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को छीनने की कोशिश कर रही है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि जामा मस्जिद का कागज लाओ, तो अब उसका कागज कहां से मिलेगा? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, जो फिल्म उद्योग का एक बड़ा सम्मान है। हालांकि इस साल एक विवाद भी सामने आया है। अपनी नाबालिग सहायक के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जानी मास्टर ने बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार वापस ले लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कलाकार से राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाया गया हो। पिछले वर्षों में कई बार कुछ फिल्मों को पुरस्कार मिलने पर नेशनल फिल्म अवार्ड विवादों में रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, 53वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी में संजय लीला बंसाली की फिल्म ब्लैक को बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी कैटेगरी में पुरस्कार मिला था, लेकिन इसे लेकर भारी विरोध हुआ था। नेशनल अवार्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और राइटिंग इन सिनेमा। फीचर और नॉन फीचर फिल्म में पुरस्कार स्वर्ण कमल और रजत कमल जैसी उप श्रेणियों में दिए जाते हैं, जबकि राइटिंग इन सिनेमा श्रेणी में केवल स्वर्ण कमल दिया जाता है। सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जिससे इस समारोह की महत्ता और बढ़ जाती है। धीमी शुरुआत के साथ 500 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी में भी आई 170 अंकों की तेजी। आज 8 अक्टूबर को सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और यह 81,570 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 170 अंकों की तेजी के साथ 24,970 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट आई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी देखी गई है, जबकि 20 शेयरों में गिरावट आई है। आईटी और ऑटो सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर में तेजी का रुख है। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.20% गिरावट दर्शा रहा है, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 7% की भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर चीन का शंघाई कंपोजिट 4.81% की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका बाजारों की बात करें तो 7 अक्टूबर को डाउ जोन्स 0.94% की गिरावट के साथ 43,954 पर बंद हुआ, जबकि नेस्डैक 1.18% गिरकर 17,923 पर आ गया। S&P 500 भी 0.96% की गिरावट के साथ 5,695 पर बंद हुआ। NSE के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 7 अक्टूबर को 8,293 रुपए करोड़ की शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने इसी दौरान 13,245 रुपए करोड़ के शेयर खरीदे। इस प्रकार घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने बाजार में कुछ मजबूती प्रदान की है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।